मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं जो उस पर निश्चित रूप से विचार किया जाए। +2 उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षकों की 2018 से हुई बहाली को अस्थायी समायोजन करने एवं अरवल के अतिथि शिक्षकों के जी उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के नाम पर नौकरी छीनने की विभागीय सिफारिश, ऑनलाइन परीक्षा तथा जबरन अन्य जिलों में स्थानांतरण की नीति वापस ली जाए। सभी नियोजित शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण करते हुए विशेष शिक्षक नियमावली 2023 में संशोधन कर उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। इतनी अवहेलना हो रही है प्रबंध कार्य समिति की, इतनी अवहेलना हो रही है कि प्रबंध कार्य समिति से अगर हम लोगों को मुक्त करा दिया जाए वह बढ़िया है। और प्रबंध कार्य समिति कोई महत्व नहीं देता है। करोड़ों की राशि है इस विद्यालय में, जो निर्देश हम लोग देते हैं, विद्यालय का छत ढह रहा है, सब कुछ ढह रहा है, मकान ध्वस्त हो रहा है, करोड़ों की राशि खर्च नहीं हो रही है। हमारे 15 विधानसभा में 15 जो पुराना हाई स्कूल है, एक एक स्कूल का मैंने मीटिंग किया है, निर्देशित किया है। करोड़ों की राशि अभी जमा है, कोई खर्च नहीं करता है। हम लोग की अवहेलना हो रही है और विधायक के समय को वो लोग फालतू समझता है। इसलिए इस पर संज्ञान लिया जाए और हम लोगों के मान सम्मान को देखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रबंध समिति के अध्यक्ष होते हैं और माननीय मंत्री जी का सरकार का भी हम लोग जवाब सुने महोदय। यदि प्रबंध समिति के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि जितनी बात माननीय सदस्य ने रखा है, जो वो समय पर आते थे और ड्यूटी करते थे, और प्रबंध समिति के अध्यक्ष के सर्टिफिकेट के बाद ये हेडमास्टर का सर्टिफिकेट का माननीय मंत्री जी उचित कहते हैं। और एक बिंदु नहीं, माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि प्रबंध समिति के अध्यक्ष के हैसियत से जो भी निर्णय लेते हैं, ये 15 स्कूल का जिक्र किए, एक में अनुपालन प्रधानाध्यापक द्वारा नहीं किया जाता है और वरीय पदाधिकारी उस पर नहीं। इस पर महोदय एक सदन की कमेटी होनी चाहिए, क्योंकि पूरी बिहार से ये मामला है, सभी हाई स्कूल से, जहां माननीय सदस्य का प्रतिष्ठा का सवाल है, तो एक सदन की कमेटी बननी चाहिए। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, ये एक सदस्य का नहीं है, ये मामला पूरे सदन के सभी सदस्यों का है और ये चिंता जायज है। जब आप एक विधायक को विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष बनाते हैं और उसके बाद उसकी स्थिति क्या आज हो रही है, इस सवाल को निरंजन जी ने रखा है। एक हेडमास्टर का यह हिम्मत कैसे हुआ? मंजिल जी, ये आपको बताना चाहिए। हम चाहेंगे कि विजय बाबू इसका जवाब दें, माननीय मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। मंजिल जी को बोलने दीजिए ना, मंजिल जी को बोलने। विधानसभा के जितने माननीय सदस्य हैं, उन्होंने सरकार की नियमावली के तहत नाइट गार्ड की नियुक्ति की है, लेकिन पिछले दिनों शिक्षा विभाग का एक और सर्कुलर आया जिसमें आउटसोर्सिंग एजेंसी से बहाली नाइट गार्ड की हो रही है। माननीय सदस्यों ने जितने नाइट गार्ड की बहाली की है उसको 5000 पेमेंट मिल रहा है, लेकिन आउटसोर्सिंग एजेंसी से जो बहाली हो रही है उसको 9000 से ज्यादा पेमेंट मिल रहा है। तो पैसा एक ही जगह से जाना है, पद एक ही है, लेकिन माननीय सदस्यों को अपमानित करने के लिए केवल हमारे द्वारा बहाल को 5000 और आउटसोर्सिंग एजेंसी से बहाल लोगों को 10000 मिल रहा है। इस पे हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री महोदय बात कहें। और इस माननीय मंत्री जी अब जवाब महोदय इसमें एक और बात जोड़ना चाहते हैं कि इसमें आउटसोर्सिंग एजेंसी का कोई टेंडरिंग नहीं है, पूरे मामले में कोई आरक्षण का प्रणाली लागू नहीं है, रोस्टर लागू नहीं है। इस पे मंत्री जी जवाब दे दें। आउटसोर्सिंग का कहीं नहीं लिखा हुआ है जिसका जवाब दे महोदय, लेकिन अब माननीय सदस्यों द्वारा चयनित जो नाइट गार्ड है उनका तो अपमान हो रहा है, उनका तो अपमान हो रहा है। माननीय मंत्री जी, सरकार की नियमावली से हम लोगों ने किया था और एजेंसी से होगा 10000 पेमेंट मिलेगा, हम करेंगे 5000 पेमेंट मिलेगा। माननीय सदस्य श्री महानंद सिंह जी, +2 उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षकों की 2018 से हुई बहाली को अस्थायी समायोजन करने एवं अरवल के अतिथि शिक्षकों के 8 माह का बकाया वेतन भुगतान करने की मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री अजीत कुमार सिंह जी,
माननीय सदस्य श्री ललन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के योजनानुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत विभाग द्वारा प्रीपेड या स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, जिसके कारण वर्षों से विभाग को सेवा दे रहे मीटर रीडर बेरोजगार हो जाएंगे। उनके नौकरी के लिए मैं सरकार से वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री गोपाल रविदास जी। झारखंड की तर्ज पर बिहार में भी 60 की जगह पर 50 वर्ष वृद्धा पेंशन के लिए उम्र सीमा लागू करने की मांग करता हूं। श्री अजीत कुमार। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व क्षेत्र के जंगल किनारे के गांवों के किसानों की तैयार गन्ना फसल भालू, बंदर, सुअर, सियार काफी नुकसान कर रहे हैं। अतः यथाशीघ्र उस क्षेत्र के किसानों की गन्ना फसल चीनी मिलों में आपूर्ति कराने की व्यवस्था करने की मांग सरकार से करता हूं। महोदय, ये एक गंभीर समस्या है और जितने जंगल के किनारे के गांव हैं वहां का गन्ना सप्लाई। जी, उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के नाम पर नौकरी छीनने की विभागीय सिफारिश, ऑनलाइन परीक्षा तथा जबरन अन्य जिलों में स्थानांतरण की नीति वापस ली जाए। सभी नियोजित शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण करते हुए विशेष शिक्षक नियमावली 2023 में संशोधन कर उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। सुश्री विभाग में धरना पर बैठे हुए हैं, इनका जो उचित मांग है मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं, जो उस पर निश्चित रूप से विचार किया जाए। अब ध्यान। माननीय सदस्यगण, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आज प्रथम पाली की बैठक समाप्त होने के तुरंत बाद मेरे कार्यालय कक्ष में होगी। समिति के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस बैठक में भाग लेने की कृपा करेंगे। समय पर उठाइएगा, समय पर बैठिए। ये सब गलत बात है, सब रखिए। जीरो आवर काहे के लिए होता है? जीरो आवर में उठाइएगा, गलत बात है। अध्यक्ष महोदय, जवाब मुझे मिला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अध्यक्ष महोदय प्रश्न में है अध्यक्ष महोदय 10 लाख से ऊपर छात्र अभी भी कोचिंग संस्था में पढ़ रहे हैं। यह सरकार का आंकड़ा है। जो रजिस्टर्ड कोचिंग संस्थाएं हैं 12,000, इसके अलावा भी कई हजार कोचिंग संस्थाएं हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। तो सरकार जो है 10 लाख बच्चे जो रजिस्टर्ड कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे हैं, इसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए क्या करना चाहती है अध्यक्ष महोदय? ये मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। सरकार का जवाब आया है अध्यक्ष महोदय। सरकार का कहना है कि शिक्षकों को हम जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय जो आधारभूत संरचना है, आप शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं, अच्छी बात अध्यक्ष महोदय, होना भी चाहिए, लेकिन जो विद्यालयों में आधारभूत संरचना है, मैं केवल एक विद्यालय का उदाहरण देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। मेरे विधानसभा में अध्यक्ष महोदय उत्क्रमित +2 मध्य विद्यालय मब्बी है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय भी है, मध्य विद्यालय भी है, हाई स्कूल भी है, +2 भी है, लेकिन मात्र 3 कमरे अध्यक्ष महोदय। जब तक आधारभूत संरचना मजबूत नहीं होगी अध्यक्ष महोदय, ये 4 विद्यालय 3 कमरे में कैसे पढ़ाई होगा अध्यक्ष महोदय? और नहीं अगर जगह रहेगी नहीं, और वहां जमीन भी उपलब्ध है अध्यक्ष महोदय। ऐसे हजारों विद्यालय पूरे राज्य में है, भवन का घोर अभाव, और 4-4 स्थलीय विद्यालय चल रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जब तक कोचिंग में बच्चे कम नहीं होंगे तब तक आधारभूत संरचना भवन नहीं बनेंगे अध्यक्ष महोदय। तो क्या माननीय मंत्री जी कुछ इस पे जवाब देंगे कि कब तक ये हजारों विद्यालय, मैं तो एक उदाहरण दिया अध्यक्ष महोदय, 4 विद्यालय उसमें चल रहे हैं, कमरे 3 सरकार के बगल में, और मैं कई बार पत्र लिखा, 2 प्रधान सचिव से मिला, माननीय मंत्री से मिला, लेकिन अध्यक्ष महोदय इसके लिए सरकार क्या सोच रही है अध्यक्ष महोदय कि कब तक ये आधारभूत संरचना भवन का निर्माण जो है कब